हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, हमारा चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो हमारा चैप्टर है साइंस का, तो उसके बारे में हमने नोट्स को भी डिस्कस किया, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी किए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी किए। तो मैंने वैसे तो नोट्स की वीडियो में और वैसे एनसीईआरटी की वीडियोस में भी आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार ज़्यादातर रिपीट होते हैं वो बताए थे, बट अब एक अलग से इसके लिए वीडियो बनाई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से कौन से हैं। तो देखो, हम एक एक करके इन क्वेश्चन कुछ ही 5-6 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी इसको, इसलिए इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं या तो ऐसे के ऐसे या फिर इनसे मिलते जुलते जो हमारे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्स में आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखिए, इवेपोरेशन पे आपको चाहे 1 मार्क्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिले या आपको लॉन्ग आंसर टाइप मिले, आपको इवेपोरेशन टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेपोरेशन को पहले डिफाइन कर देते हैं। देखो, आपको पता है कि जो वाटर है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट पर जब वो पहुंच जाता है तो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कोई भी लिक्विड है वो गैशियस स्टेट में कब कन्वर्ट होगा? जब बॉइलिंग पॉइंट उसके हमारा टेम्परेचर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एक फिनोमिना, जब जैसे मान लीजिए वाटर है मेरा, ठीक है, एक मिनट, जैसे ये मेरा वाटर है, तो यहाँ पे अगर मैं बात, तो जैसे यहाँ पे हमें एक वाटर दिया हुआ है, तो वाटर को जब मैं गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करूँगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट पे अगर ये जाएगा तो हमारा वाटर गैशियस स्टेट में वेपर्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा वाटर गैशियस स्टेट में वेपर्स में पहले ही कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस से पहले, तो ये जो मेरा फिनोमिना होगा इट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द फिनोमिना of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is known as evaporation। कोई एक ऐसा फिनोमिना जब एक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है एक ऐसे टेम्परेचर जो उसके बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं, या तो इवेपोरेशन को बढ़ा देंगे या तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो इवेपोरेशन एक नेचुरल फिनोमेना होता है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट फैक्टर होता है हमारा टेम्परेचर, सेकंड होता है सरफेस एरिया, थर्ड होता है विंड की स्पीड, एंड फोर्थ होता है ह्यूमिडिटी का रेट। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, इनको अच्छे से देखिए। फर्स्ट, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, क्योंकि जब हम, आपको ये चीज़ बताई गई है, आगे हमारा क्वेश्चन भी है कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लिक्विड स्टेट हमारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गैशियस स्टेट में। हाँ जी, जो हमारी लिक्विड स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाती है गैशियस स्टेट में ऑन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये क्लियर है आपको इतनी बात? इसके बाद देखो, अगर बात आती है सरफेस एरिया की। अब मैंने इसके लिए एक आपके पास एग्जांपल था, बहुत ही अच्छा एग्जांपल था वो। तो उसके अंदर क्या था कि अगर मैं एक कप के अंदर चाय लूँ, ठीक है, या फिर एक मैं यहाँ पे सॉसर के अंदर चाय लूँ, तो किसके अंदर चाय जो है आपकी जल्दी ठंडी होगी? जिसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन ज़्यादा कहाँ होगी? अब यहाँ से मेरा जो इवेपोरेशन है वो इतनी जगह से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे इवेपोरेशन देखिए इतनी जगह से ऊपर है, तो ऑब्वियसली जो मेरी इवेपोरेशन है ज़्यादा इस किस में हो रही है। तो यहाँ पे हमारा यही वाला कंसेप्ट जो है बताया गया है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा यही कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी बढ़ेगा। थर्ड, अगर विंड की स्पीड बढ़ती है, हमारी विंड तेज हो जाती है, हवाएं तेज चलने लगती हैं, तो इवेपोरेशन भी हमारी तेज होगी, क्योंकि हवा अपने साथ जो मॉइस्चर है उसको लेकर के जाएगी और आपकी जो इवेपोरेशन है वो बढ़ेगी। फोर्थ है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमिडिटी है हमारी हवा के अंदर कितना हमारा जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर की अमाउंट है, वो कितनी वाटर वेपर की अमाउंट हवा में प्रेजेंट है, हमें जो है ह्यूमिडिटी कहते हैं ऐसे। तो अगर हमारी हवा के अंदर पानी की मात्रा, ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि अगर हवा के अंदर पहले से ही पानी है तो वो जो हमारा वाटर है उसको और पानी वो ले ही नहीं पाएगी, ले पाएगी पर कम ले पाएगी, तो जो हमारी डिक्रीज हो जाएगी इवेपोरेशन। लेकिन अगर हवा के अंदर पानी कम है, ह्यूमिडिटी कम है,
ठीक है, ये हवा है हमारी, इसके अंदर पहले ही हमारा वाटर बहुत कम है, तो उसके अंदर बहुत स्पेस है कि वो अपने साथ वाटर को ले जा सके, तो वो वाटर को ज़्यादा कैरी कर पाएगी और इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। हाँ जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन सब्लिमेशन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। तो सब्लिमेशन से क्वेश्चन आता है, तो सब्लिमेशन के अंदर हमारा एक फिनोमिना ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट, जब हमारा एक सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है बिना लिक्विड स्टेट में गए, क्योंकि वैसे हमने पढ़ा है कि सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड टू लिक्विड जाता है, देन लिक्विड टू गैस, लेकिन एक ऐसी प्रोसेस जब डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट में जाए विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, तब क्या हो? तो जो ये हमारी प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, सबसे प्रेफरेबल एग्जांपल है फिनोल्फ्थालीन, जो हमारी बॉल्स होती हैं, जो आप कपड़ों वगैरह में अपने घरों में अलमीरा वगैरह में रखते हैं, बेड में रखते हैं। तो इसका क्या होता है कि फिनोल्फ्थालीन बॉल्स क्या हमारी डिसअपीयर हो जाती हैं टाइम के साथ, ना ही कोई ऐसा रिसाइड छोड़ती है, क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जाएगा देन गैसियस स्टेट में जाएगा, तो जब लिक्विड में गया तो उसका निशान वहाँ पे रह जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ डायरेक्टली हमारी सॉलिड से गैसियस स्टेट में चली गई, अगर हमारी कोई चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चली जाती है, तो वहाँ पे आपको ये सब्लिमेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी और वहाँ पे कोई भी ऐसा रिसाइड्यू नहीं रह जाएगा। हाँ जी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि हाँ जी, कॉटन क्लॉथ से रिलेटेड क्वेश्चन, गर्मियों में कॉटन कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो इससे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो देख लेते हैं इसको। हाँ जी, गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों डाले जाते हैं? देखो, हमारा जो कॉटन का कपड़ा होता है इसकी दो खासियत है जिसके कारण ये प्रेफरेबल है। कई बार आपसे कहेगा कि दो खासियत बताओ कॉटन कपड़े की जिसके कारण इसे गर्मियों में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वही दो खासियत इसके अंदर आप लिखेंगे जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, हाँ जी, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई गर्मी का कपड़ा है और ये हमारा कॉटन से बना हुआ है, तो इसकी दो खासियत होंगी। सबसे पहला तो कॉटन की सबसे बड़ी खासियत होती है, एक आपको पता है कि गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है, समर के अंदर हमारी बॉडी ज़्यादा स्वेट करती है, ज़्यादा हमें पसीना आता है, तो कॉटन क्या करेगी, उस पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब एब्जॉर्ब तो कर लिया, उसके बाद क्या होगा, जो एब्जॉर्ब किया हुआ पसीना है वो कॉटन क्या करेगी, इवेपोरेट कर देगी। और इवेपोरेट करने के लिए जो एनर्जी कॉटन को चाहिए वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, हमारी बॉडी से मिलेगी। और जब वो हमारी बॉडी से एनर्जी लेगी उस टाइम हमें कूल फील होगा, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि इवेपोरेशन के दौरान जब हमारी कोई चीज़ जहाँ से एनर्जी ली जाती है तो वो जगह ठंडी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हीट के फॉर्म में एनर्जी चली जाती है। हाँ जी, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन से दो तीन कंसेप्ट क्लियर जाते हैं। सबसे पहले तो अगर डिफरेंस आ जाए तो भी कर सकते हैं, अगर अकेली कोई प्रॉपर्टी आ जाए वो भी कर सकते हैं, और कई बार एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जैसे हमने एक एनसीईआरटी में पढ़ा था कि अलमीरा को रूम टेम्परेचर पे मैं सॉलिड ही क्यों कहूँगा। तो यहाँ पर वहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, ये कंफ्यूजन नहीं पड़ना कि अलमीरा की बात आ गई सॉलिड, तो वहाँ पर आपने डायरेक्टली सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिख देनी है, दो तीन, जितने भी मार्क्स पे उस पर डिपेंड करता है। लिक्विड की अगर मैं वाटर लिक्विड की होता है रूम टेम्परेचर पे, तो लिक्विड की खासियत लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा क्वेश्चन एक पेपर में बनता है। अगर डिफरेंस आता है तो ये लिख देंगे, अगर अलग से कोई कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है वो भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है सॉलिड की। सॉलिड हमारी कोई भी चीज़ है, अगर मैं एक बॉल की बात कर लूँ, ठीक है, तो हमारी बॉल की जो वॉल्यूम होती है वो भी फिक्स होगी, जो शेप होगी वो भी फिक्स होगी। सॉलिड की शेप फिक्स होती है। अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, अब लिक्विड मेरे पास दो कंटेनर में, सबसे पहले मैंने एक गिलास में लिक्विड कर लिया, उसने गिलास की शेप ले ली, गिलास के अंदर पूरा वो फिल हो गया इस तरह से। अब मैंने क्या किया, इसी वाटर को मैंने डाल दिया एक बाउल के अंदर। अब जब मैंने इसको बाउल के अंदर डाला तो इसने बाउल की शेप ले ली। इट मीन्स कि इसकी हमारी फिक्स शेप नहीं है। और अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस तो वैसे भी हमारी हवा में रहती है, तो उसकी तो वैसे फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत लूजले होते हैं। सेकेंड पॉइंट की फिक्स वॉल्यूम, जो हमारे सॉलिड शेप होती हैं उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस बॉल की, तो यहाँ पे हमारी इस बॉल की वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, लिक्विड के अंदर भी हमारी वॉल्यूम फिक्स होती है, ठीक है, जितना है पानी उतना ही रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं गैस की, तो गैस के अंदर वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज होती रहती है। अच्छा जी, अब बात आती है इंटरमोलिकुलर स्पेस, आईएम स्पेस। यहाँ पे हमारा जो आईएम है, ये आईएम वर्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इस आईएम वर्ड का हमारा
मीनिंग है इंटर मोलेक्युलर, ठीक है, इंटर मोलेक्युलर स्पेस। इंटर मोलेक्युलर स्पेस क्या होता है, जो हमारे किसी सब्सटेंस के मोलेक्यूल्स हैं, एक सेकेंड, जैसे हमारा कोई भी सब्सटेंस है उसके हमारे मोलेक्यूल्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मान लीजिए कोई ये लिक्विड चीज़ है तो उसके ये मेरे मोलेक्यूल्स हैं। तो इन मोलेक्यूल्स के बीच का जो ये हमारा वाला गैप होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं इंटरमोलेक्युलर स्पेस या फिर IM स्पेस, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, क्योंकि हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं इस तरह से। अगर मैं बात करूँ लिक्विड की तो उसमें थोड़े लूजली बाउंड होते हैं इस तरह से, और अगर मैं बात करता हूँ गैस की तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि लेस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जितना अगर हमारे जितना कम स्पेस है, अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, इसके अंदर हमारा स्पेस बहुत कम है इस तरह से। अब स्पेस बहुत कम है तो पार्टिकल्स को हिलने डुलने की जगह कम मिलेगी। और काइनेटिक एनर्जी कब बनती है, जब फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कब होगा, जब मोशन होगा। तो जितना मोशन होगा उतनी फ्रिक्शन होगी, जितनी फ्रिक्शन होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो अगर इनको हिलने के लिए जगह कम मिलेगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा और फिर हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कम बनेगी। लेकिन अगर बात करें लिक्विड में तो वहाँ पे काइनेटिक हमारी ज़्यादा बनेगी एनर्जी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्पेस है। और अगर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वो बनेगी गैस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेस उन्हीं में होता है, सबसे ज़्यादा मोशन का मौका उन्हीं को मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है पार्टिकल्स टाइटली बाउंड। ये हमने अभी समझा कि सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं, लिक्विड में कम लूजली बाउंड होते हैं, और गैस स्टेट के अंदर हमारे सबसे कम बाउंड होते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ गई। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पे पढ़नी है, इनसे अलग अलग पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बन सकता है। और अगर बात करें तो अकेले ये आपके डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती हैं, MCQ टाइप भी आ सकता है। तो देखो हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली तो कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेकंड क्या है कि ये हमेशा चलते रहते हैं। अभी बताया कि चाहे थोड़ा सा स्पेस है इसमें भी वो मूव करते रहेंगे हमेशा। और पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई स्पेस होता है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड की तो सॉलिड में भी हमारे इस तरह से पार्टिकल्स हैं, तो उनमें हमारा थोड़ा ना थोड़ा स्पेस तो कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाता है, ठीक है। डायरेक्टली हम नहीं देख सकते उस स्पेस को, लेकिन बाय माइक्रोस्कोप इट इज़ विजिबल, ठीक है। और अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे किसी मैटर में, देख लीजिए आप सॉलिड में देख लो, लिक्विड में, गैस में, आपको पार्टिकल्स मूव करते भी दिखाई देंगे, आपको पार्टिकल्स टकराते भी दिखाई देंगे, और जो उनके बीच का आपको स्पेस भी दिखाई देगा। स्पेस है तभी मूव कर पा रहे हैं, अदरवाइज वो मूव कर ही नहीं पाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मुझे अगर मैटर की स्टेट चेंज करनी है तो मैं कैसे करूँगा। अगर मुझे मैटर की चेंज करनी है स्टेट तो 2 ही तरीके होते हैं, या तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा या तो मैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगा। अगर तो मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, कोई चीज़ है उसको गर्म करता हूँ, तो मेरी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, अगर लिक्विड है तो गैस में जाएगी। अगर मुझे गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड आना है तो मुझे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, उसको कूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कहता है कि वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मैं मैटर की स्टेट को चेंज कर सकता हूँ या तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा के या कम करके, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ तो पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज़ हो जाएगी, और लूज़ होने पर क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। और अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग होने पर क्या होगा, गैस टू लिक्विड बनेगा, लिक्विड टू सॉलिड बनेगा। हाँ जी, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बाय विच प्रोसेस वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनता है। और हमने एक NCERT में भी किया था कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस थी तो उनको फिल करना था, या फिर MCQ में भी आपसे ये जो हमारी 6 प्रोसेस है हमारी, फर्स्ट सॉलिडिफिकेशन, फ्यूज़न, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, और साथ में एक हमारी जो इवेपोरेशन है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है इवेपोरेशन। तो ये जो हमारी 7 प्रोसेसेस हैं इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो इवेपोरेशन और हमारा सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसमें भी इवेपोरेशन और सब्लिमेशन,
ठीक है। तो सबसे पहले एक फिनोमिना जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्यूज़न। क्या कहते हैं? फ्यूज़न। और अगर लिक्विड टू सॉलिड की बात करें तो उसको हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। अगर मैं बात करूं लिक्विड टू गैस की तो हमारा उस प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा, हीट करूँगा लिक्विड को, तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। और अगर मुझे गैस टू लिक्विड जाना है तो मुझे टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, और भी प्रोसेस होती है हमारी कंडेंसेशन। अच्छा, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है। जब अब इसका एग्जांपल रहेगा आपका कि वाटर साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ तो वाटर साइकिल के अंदर हमारे जब वाटर वेपर के फॉर्म में हमारा ऊपर जाता है तो वहाँ पे जाके वो कंडेंस होता है और दोबारा वाटर में कन्वर्ट होकर बारिश के रूप में नीचे आता है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, तो ये आपने पढ़ा है कि इसको हम कहते हैं प्रोसेस को, ये शायद उल्टा हो गया यहाँ पे, हाँ जी, तो ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पे आनी चाहिए थी और ये वाली चीज़ यहाँ पे हमारी आनी चाहिए थी, क्योंकि जब सॉलिड हमारा गैस में कन्वर्ट होगा डायरेक्टली तो उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन, जिसका एग्जांपल था आपका फिनाइलफ्थलीन बोल्स। और जब हमारा डिपोजिशन प्रोसेस होगी तब हमारा गैसियस स्टेट डायरेक्टली होगा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये आपकी 6 प्रोसेस होगी। और इवेपोरेशन कब होता है, जब हमारी लिक्विड स्टेट गैस में कन्वर्ट होगी बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ना हो, तो वो हमारा इवेपोरेशन होगा। तो ये आपकी 7 प्रोसेस हैं जिनको आपने याद करना है, तो इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ऐसी कुछ और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो हम नेक्स्ट चैप्टर को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।